हाय बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। पढ़ाई लिखाई एकदम ठीक चल रही है बच्चों। तो मेरा नाम है सौरभ और आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे स्काई हाई पे। बच्चों अभी हम 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कवर कर रहे हैं, है ना। 2 वीडियोस इलेक्ट्रिसिटी पे हमारी डल मिल चुकी है। जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी तो दो वीडियोस हमारी हो चुकी है। पहला वीडियो जो था हमारा वो था इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें मैंने चार्जेस के बारे में कुछ आपको थोड़ी बहुत चीजें बताई थी, ज्यादा नहीं। फिर सेकेंड लेक्चर में हमने चार्जेस के बारे में थोड़ा और डिस्कस करा था, और फिर हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ना बच्चों। तो पोटेंशियल डिफरेंस वाली वीडियो देख के ही, लेक्चर देख के ही आप इस लेक्चर पे मूव ऑन करना, क्योंकि बच्चों वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं समझा तो बच्चों ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको फिर बीच में खड़केगी। आपको ये बीच में चीजें कहीं ना कहीं खटकेगी बच्चों, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो चलो बच्चों फिर हम स्टार्ट करते हैं ना आज के लेक्चर के साथ। तो पढ़ाई लिखाई सब ठीक चल रही है? हाँ, मजा आ रहा है जिंदगी में? मजा नहीं आ रहा है या आ रहा है या नहीं आ रहा है? मोटिवेशन नहीं मिल रही है, कुछ नहीं हो रहा है? सब मिल जाएगी बच्चों, बस कंसिस्टेंटली लगे रहो। 1 घंटे या एक घंटे 50 मिनट, जितने घंटे का भी ये लेक्चर होता है उसमें सिर्फ आप और मैं, हमारा तालमेल होना चाहिए, और किसी भी तीसरी चीज का इन्वॉल्वमेंट मत रखना कॉपी किताब को छोड़ के, ठीक है बच्चों। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था भाई कि चार्जेस क्या होते हैं, और मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा डिस्कस करा चार्जेस के बारे में, और हमने डिस्कस करा था भैया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और मूवमेंट ऑफ चार्जेस मतलब करंट कैसे डेवलप होता है ना। मैंने आपको बताया था कि भैया चार्जेस मूव करते हैं, चार्जेस मूव करने के बाद हमारा करंट डेवलप होता है। ये हमने सारी कहानी पढ़ी थी। आज बच्चों हमें पढ़नी है बहुत ही अच्छी चीज जिसका नाम आप जानते होंगे, आपको पता भी होगा, है ना। हम पढ़ेंगे बच्चों आज ओम्स लॉ के बारे में। किसके बारे में बच्चों? ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम हमारे कोई साइंटिस्ट है ना, होंगे या थे? हाँ थे, ठीक है। तो उन्होंने ये लॉ दिया अबाउट कि एक सर्किट में, आपको पता है करंट जो होता है वो एक सर्किट में मूव करता है। करंट एक सर्किट में ही ट्रैवल करता है, चार्जेस एक सर्किट में ही ट्रैवल करते हैं, है ना। तो भाई मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, ये मैंने एक बढ़िया सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा मोटा सा छोटा सा, है ना, एक कंडक्टर ले लिया बच्चों, है ना। ये मैंने आपके सामने क्या ले लिया? एक कंडक्टर ले लिया। आपको पता है कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स आपके वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है। मैंने ये भी बताया कि भैया इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे करती है। इलेक्ट्रिसिटी कहीं से आती नहीं है, इनके अंदर होती है। इनके अंदर चार्जेस पहले से होते हैं, बस इन चार्जेस को मूव करना पड़ता है। जैसे आपके अंदर दम है, मैं जानता हूं आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप बहुत अच्छे पढ़ाई कर सकते हो, बट आप अपने अंदर का बीस्ट अनलीश नहीं कर रहे हो। जिस दिन आपने अपने अंदर का बीस्ट अनलीश कर दिया बच्चों, याद रखना कहानी सारी सबकी काया कहानी सब पलट जाएगी। चलो, तो वैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है ना, और मैं क्या कर दिया भैया इन दोनों एंड्स को एक पोटेंशियल डिफरेंस या एक सेल से कनेक्ट कर दिया। आपको पता है भैया इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ऐसे तो फ्लो नहीं होंगे, हमें क्या करना पड़ेगा? इसको पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब इसको एक सेल से कनेक्ट करना पड़ेगा। एक था मैं पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ है नेगेटिव चार्ज, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस है ना भाई, इस एंड के अक्रॉस कौन सा पोटेंशियल है? नेगेटिव पोटेंशियल। इस एंड के अक्रॉस कौन सा पोटेंशियल है? पॉजिटिव पोटेंशियल। ये बीच में मैंने कोई एक कंडक्टर गंदा सा जो भी है लगा रखा है, यही वायर है। यही वायर को मैंने थोड़ा मैग्नीफाई करके बना दिया है, समझ लो। यही वायर को मैंने थोड़ा मैग्नीफाई करके बना दिया है, समझ लो। बीच में थोड़ी वायर मैंने मोटी कर दिया है, मैग्नीफाई करके बना दी, ठीक है सर। समझ गए कि भाई ये हमने एक कंडक्टर लिया, है ना, हमने एक कंडक्टर लिया, यहाँ पे मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों किसकी वजह से क्रिएट हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ बच्चों सेल की वजह से। मैंने यहाँ पे सेल ले लिया, इसका पोटेंशियल मान लो V है। मान लो बच्चों इसका पोटेंशियल है V इज द पोटेंशियल ऑफ दिस सेल, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ अ कंडक्टर इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, आपको पता ही होगा। चलो, तो इतनी हमारी बात शुरू हुई। तो बच्चों हुआ क्या? देखो ओम्स लॉ ने क्या कहा, ओम भैया ने कहा, या ओम्स लॉ में क्या कहा गया, ये देखो लॉ है, इस लॉ का कोई भी प्रूफ नहीं होता है ना। ये बात आपको पता है कि लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता है ना। लॉ का प्रूफ नहीं होता, लॉ बस दिखता है और हम उसको किताबों में लिख देते हैं।
वो चीज नोटिसेबल होती है, वो एक्सपेरिमेंटल होती है, हम देखते हैं, हम नोटिस करते हैं, उसको किताब में लिख देते हैं। वैसे ही ओम्स लॉ भी हमने देखा, नोटिस करा और किताब में लिख दिया। क्या कहता है बच्चों ओम्स लॉ? देखो बातें खत्म करते हैं। देखो ओम्स लॉ हमसे कहता है कि देखो सेल है, जी सर सेल है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, आपको पता है कि हाँ भाई बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। इसके अंदर बहुत सारे अनगिनत करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैं बता रहा हूँ मुझे, इसके अंदर अनगिनत करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपने जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा तो क्या करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ ट्रेवल करेंगे। भाई इलेक्ट्रॉन तो उसी तरफ ट्रेवल करेगा ना जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ ट्रेवल करने लगे, है ना। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर पॉजिटिव चार्ज की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं तो जो सारा पॉजिटिव चार्ज होगा वो किस तरफ ट्रेवल करेगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ, है ना भाई। सारे नेगेटिव चार्ज इस तरफ फ्लो कर रहे हैं तो सारा पॉजिटिव चार्ज इस तरफ फ्लो करेगा। तो आपको पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से सेल के करंट निकलता है। ये क्या है मेरा करंट आई, इस करंट को मैं आई से, छोटे आई से या बड़े आई से, किसी से भी आप डिनोट कर सकते हो, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का काम क्या हुआ कि इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाना। पोटेंशियल डिफरेंस का काम क्या हुआ, इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाना। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस हटा दूं तो क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे? अगर मैं आपको बोलना छोड़ दूं या मैं आपको पढ़ाना, ऐसे तो नहीं, सोचो आपको कोई, मान लो आपको जैसे सुबह सुबह आपकी मम्मी उठाती है ना, आप जो सो रहे होते हो बिस्तरे पे जो आप सो रहे होते हो, बढ़िया एकदम शवासन कर रहे होते हो, है ना। तो शवासन करते करते आपको आपकी मम्मी पापा या कोई भी अलार्म आपको बेड से उठाता है। मान लो एक दिन अलार्म नहीं बजा, मम्मी ने नहीं उठाया, पापा ने नहीं उठाया, किसी ने भी, जो भी आपको उठाता है वो नहीं उठाया, तो उस केस में तो आप नहीं उठोगे, सुबह स्कूल के लिए लेट हो जाओगे, सुबह स्कूल कॉलेज कहीं किसी के लिए भी लेट हो जाओगे, है ना भाई। क्यों लेट हो जाएंगे? क्योंकि हमारी मम्मी ने या पापा ने सुबह हमें उठाया ही नहीं, अलार्म हमारा बजा ही नहीं। तो यही कहानी बच्चों यहाँ पे भी है। इलेक्ट्रॉन्स कब फ्लो करेंगे? व्हेन विल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो? जब यहाँ पे तुम एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दोगे। और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कौन करता है बच्चों? सेल का काम होता है एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देना। और जैसे ही एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों करंट मूव करने लग जाता है, ठीक है। तो आपको बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में भी कि भैया करंट किस तरह से किस तरह फ्लो करता है, तो इस तरह हमारा करंट फ्लो करेगा, ठीक है सर, समझ गए। और ये ओम्स लॉ कहाँ है? ओम्स लॉ कहाँ है? देखो बच्चों अब आया ओम्स लॉ। मान लो कि सुबह सुबह तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें उठाया, ठीक है, ये वाला एग्जांपल लेते हैं, मम्मी ने उठाया, तुमने क्या बोला कि भैया हाँ मैं भी उठ रहा, 5 मिनट दो, 5 मिनट उठ रहे हैं, है ना। तुम उठे और फिर सो गए, है ना। फिर एकदम से मान लो पापा आ गए, और जैसे ही पापा आए तुम्हारी हालत खराब हो गई, तुम उनकी बस आहट से ही उठ गए, उन्होंने बोला भी तुम अपने आप ही उठ गए। मतलब क्या है कि बच्चों जिस तरह की आपको सुबह पुकार लगेगी, मम्मी से लगेगी नहीं तो पापा से, जहां से भी लगेगी, आप उसके हिसाब से ही उतनी जल्दी उठोगे। समझ में आई बात? मैं क्या कहना चाहता हूं कि जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे बढ़ाओगे, मान लो यहाँ पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस पहले 6 वोल्ट का रखा है और आपका करंट जा रहा है मान लो 2 एम्पियर, है ना। अब आपने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा के 8 वोल्ट कर दिया। जैसे ही 8 वोल्ट करा, मान लो आपका करंट हो गया 4 एम्पियर। आपने पोटेंशियल और बढ़ा दिया, करंट और बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ? देखो बच्चों, आप यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हो, मतलब यहाँ पे चार्जेस बढ़ा रहे हो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन्स और तेजी से इधर आएंगे, और जितनी तेजी से इधर आएंगे उतना ही हमारा करंट बढ़ता जाएगा। आपने क्या करा? आपने बैटरी या सेल का पोटेंशियल बढ़ा दिया। ऐसे होता है ना कि मान लो आपके पास छोटा सेल है, वो लगा रखा है आपने, नहीं चल रहा, या फिर उतना करंट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा, आपने बड़ा सेल लगाया, बड़े सेल ने क्या करा? ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा, और जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड हुआ बच्चों, उतना ही हमारा करंट इसमें सर्किट में से फ्लो करने लग गया, है ना। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते रहोगे, उतना ही ज्यादा करंट यहां से दौड़ता रहेगा, क्योंकि उतने ही चार्जेस उतनी ही तेजी से ज्यादा जल्दी फ्लो करने लगेंगे। भाई करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I = Q/T, ऐसे समझो।
भाई करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, है ना, चार्ज पर यूनिट टाइम। आपने यहाँ पे पहले कुछ पोटेंशियल लगा रखा था, उसमें आपके करंट फ्लो, आपके चार्जेस फ्लो कर रहे थे, चार्जेस फ्लो कर रहे थे तो करंट बन रहा था। आपने क्या करा, आपने पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ा दिया। जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, भाई इन चार्जेस का मूवमेंट और तेजी से होने लगा, और ज्यादा चार्जेस कहीं ना कहीं हमारे ट्रेवल करने लगे, और ज्यादा चार्जेस का मूवमेंट होने लगा। क्या करा बच्चों, हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया ना, सेल लगा रखा था, अब मान लो मैंने बैटरी लगा दी है ना, बहुत बड़ी बैटरी लगा दी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस और हाई है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से इसके अंदर का करंट भी और बढ़ जाएगा, है ना। क्यों बढ़ जाएगा करंट, क्योंकि देखो टाइम कहीं ना कहीं कम हो गया है कि तेज इलेक्ट्रॉन आएंगे। भाई जब कोई भी चीज तेजी से आती है तो टाइम कम होता है ना, टाइम कम हो गया, प्लस नंबर ऑफ चार्जेस भी बढ़ गए, ज्यादा चार्ज आएंगे। यहाँ पे देखो पॉजिटिव पोटेंशियल है ना, पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया, तो जो ये नेगेटिव चार्जेस वाले इलेक्ट्रॉन्स है ये और तेजी से इधर आएंगे, और तेजी से इधर आएंगे, और तेजी से इधर आएंगे, तेज जाएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, तेज जाएंगे, जिससे हमारा कहीं ना कहीं करंट भी इंक्रीज कर जाएगा। ये बात समझ में आ रही है बच्चों, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। भाई पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर ही होता है कि दो एंड के अक्रॉस में लगाओगे तभी आपका करंट फ्लो कर पाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपने अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, वैसे ही आपका करंट भी बढ़ने लगा। तो बच्चों ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ हमसे यही कहता है, यही तो हमसे ओम्स लॉ कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसकी डेफिनेशन हो जाती है, इसकी एक डेफिनेशन हो जाती है बच्चों। क्या डेफिनेशन होती है इसकी, चलो आप लिख लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, across two ends of a conductor is directly proportional to the current flowing through it at a constant temperature। तो बच्चे यहाँ पे क्या कहना चाहिए डेफिनेशन आपसे कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, हमने क्या कहा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ, पोटेंशियल डिफरेंस है सेल, है ना, सेल आया तो पोटेंशियल डिफरेंस लाया, पोटेंशियल डिफरेंस आया तभी करंट भी आया, है ना। क्या करंट प्रोड्यूस करता है, इतना मेरे को बताओ, क्या सेल प्रोड्यूस, आपसे पूछ लेगा डज सेल प्रोड्यूस करंट, क्या जो सेल होता है वो अपने अंदर से करंट लाता है क्या सेल अपने अंदर से करंट लाता है? नहीं बच्चों, इसके पास करंट पहले से होता है, इसके पास चार्जेस पहले से होते हैं, बस ये चार्जेस को सही डायरेक्शन में दौड़ा देता है। मान लो जिंदगी में तुम किसी गलत राह पे भटक गए, या भगवान करे ऐसा ना हो, वैसे होता है, सबके साथ होता है, हम भी भटके, तुम भी भटकोगे, तुम किसी गलत राह पे भटक गए और तुम्हें कोई एक ऐसा एंजल मिल गया, कोई ऐसा इंसान मिल गया जो तुम्हें हमेशा सही रास्ते पे ले जा रहा है। अगर वो तुम्हें सही रास्ते पे नहीं ले जाओगे तो तुम भटकते रहोगे, तुम हमेशा भटकते रहोगे, इस चीज को याद रखो। तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है, यहाँ पे सेल, इसने क्या काम करा है, इसके पास चार्जेस थे, चार्जेस को एक सही डायरेक्शन में इसने फ्लो करवाया, चार्जेस इसके पास पहले से थे, है ना, चार्जेस के पास पहले से थे। जैसे मान लो कोई बहुत पढ़ाकू बच्चा है जिसमें बहुत दिमाग है बट वो अच्छे से नहीं पढ़ पाता, मतलब वो अच्छे से नंबर नहीं ला पाता, क्योंकि उसके पास सही प्रॉपर गाइडेंस नहीं रहती, है ना कहीं उसके पास अच्छी गाइडेंस रहेगी, उसको लोग अच्छा गाइड करेंगे, तो मे बी क्या पक्का 100% श्योर अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सेल करेगा। वैसी कहानी यहाँ पे हो रही है कि भैया अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस ना लगाऊं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक डायरेक्शन में मूव कर ही नहीं पाएंगे। जैसे देखो ना, अभी के इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन किस तरफ है, ये है इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन किस तरफ, किसकी वजह से, इस सेल की वजह से। अगर सेल नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस तरफ फ्लो ही नहीं करते, और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते तो हमारा करंट नहीं डेवलप होता। जब करंट नहीं डेवलप होता इसका मतलब भैया यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तुमने नहीं लगा रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है
तभी इलेक्ट्रॉन इस तरफ बहे हैं और तभी हमारा चार्ज इस तरफ आया है, तभी हमारा करंट प्रोड्यूस हुआ है, बस। ठीक है, ये बात समझ गए? नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से इसको रिवाइंड करो, देखो। सबसे बेस्ट वे जो मैं समझा सकता था मैंने बताया आपको। ठीक है, करंट हमारा कब बन रहा है बच्चों? जब हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कोई सेल वेल यहाँ पे लगा दिया है। अब जितना सेल का पोटेंशियल तुम बढ़ाते रहोगे, आप जानते हो ना 6 वोल्ट की बैटरी आ गई, 10 वोल्ट की बैटरी आ गई, 50 वोल्ट की बैटरी आ गई। ठीक है, जितने वोल्ट आप बढ़ाते रहोगे उतना ही इस सर्किट में से करंट भी बढ़ता रहेगा। भाई जितना वोल्टेज बढ़ाते रहोगे अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, उतना ही हमारा करंट भी बढ़ता रहेगा। इसको स्मॉल आई ले लेता हूँ, जैसे मैंने वहां पे स्मॉल आई लिया है, यहाँ पे स्मॉल आई लिया तो वहां पे भी स्मॉल आई ले लेता हूँ। चलो ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट की। जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे उतना करंट बढ़ेगा। ठीक है, और बच्चों ये लाइन बहुत याद रखना, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर बच्चों, जो टेम्परेचर है ना वो कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है बच्चों, तब यहाँ पे इसके करंट की वैल्यू में किसी में चेंज आ सकता है। टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे तभी हमारा ओम्स लॉ वैलिड है, ये भी याद रखना। ये भी याद रखना बच्चों, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं होता। मान लो तुमने एक ही टेम्परेचर पे तुम कोई रिएक्शन करवा रहे हो, ये करंट फ्लो आप एक ही टेम्परेचर पे करवा रहे हो, है ना। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस मान लेता हूं, आपने करंट इसके अंदर फ्लो करवाया, तो करंट की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या आ रही है? कुछ आ रही है। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया बहुत ज्यादा, या टेम्परेचर बहुत ज्यादा घटा दिया, तो उस केस में आपके करंट की कुछ अलग वैल्यू निकल के आएगी। उस केस में आपके करंट की कुछ अलग वैल्यू निकल के आएगी। क्यों? क्योंकि भैया ये जो रेजिस्टेंस जितना भी है V ये सब टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं यहाँ पे ये चीज जरूर लिखना, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि ओम्स लॉ फॉलो ही कब होता है बच्चों? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। बच्चे ये नहीं लिखते हैं, भाई इतना याद रख लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, है ना। ये लिखते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। नहीं, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर भी लिखना बहुत जरूरी। कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं लिखा तो ओम्स लॉ हमारा वैलिड नहीं होगा। ओम्स लॉ कब वैलिड होता है? वैलिडेशन उसकी तभी होती है बच्चों जब वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो बच्चों अब आपको पता है ये है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए बच्चों हमें यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है, और ये जो कांस्टेंट है हमारा, ठीक है, ये जो कांस्टेंट है हमारा, इसको हम डिनोट करते हैं बच्चों आर से। चलो ये बता देता हूं, फिर और अच्छे से इसके एक्सप्रेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिख दी है। नहीं लिखी है तो यहां पर मैं लिख देता हूं, है ना, कि द पोटेंशियल डिफरेंस across two ends of a conductor is directly proportional to the current flowing through it at a constant temperature। मेरे ख्याल से वहां पे लाइट आ रही थी तो आपको दिखता नहीं, तो मैंने यहाँ पे फिर से लिखी। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं बच्चों। इसका मतलब है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे उतना आपका करंट भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए बच्चों हम एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, और कांस्टेंट का नाम बच्चों होता है RI। आर बच्चों, आर येलो रेजिस्टेंस। आर क्या होता है बच्चों? हमारा रेजिस्टेंस। व्हाट इज आर? आर इज द रेजिस्टेंस। आर हमारा रेजिस्टेंस होता है बच्चों। आर हमारा क्या होता है? रेजिस्टेंस। ठीक है, आर हमारा यहाँ पे क्या होता है बच्चों? रेजिस्टेंस होता है। अभी रेजिस्टेंस क्या होता है थोड़ी देर में बताऊंगा, है ना। एक कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होता है हर एक मटेरियल के लिए, उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो फिक्स रहता है ना। भाई जब आप करंट दौड़ाओगे तो किसी वायर में से दौड़ाओगे ना,
कंडक्टर में से दौड़ाओगे, और कंडक्टर किसी मटेरियल का बना होगा, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, है ना, ग्रेफाइट, किसी मटेरियल का बना होगा, तो हर मटेरियल का अपना अपना रेजिस्टेंस फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड टेम्परेचर पे, ठीक है। तो V इज इक्वल्स टू आई आर में यहाँ पे समझ में आ गया, V इज इक्वल्स टू आई आर हमको यहाँ पे समझ में आ गया भैया। R क्या है, मेरा कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टेंस। तो ये सारी कहानी हमको यहाँ पे क्लियर होगी। अब बच्चों यहीं पे क्या होता है ना, आपको पता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। V जो होता है वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या होता है कि बच्चों कि पोटेंशियल और करंट आपस में कैसे वेरी करेंगे। अगर मैं इनका ग्राफ बनाऊं, V वर्सेस I का ग्राफ बनाऊं, या I वर्सेस V, या V वर्सेस I की ग्राफ बनाऊं, चलो V वर्सेस I का ग्राफ बना लो, V वर्सेस I का ग्राफ बना लो, V वर्सेस I का ग्राफ बना लो। तो बच्चों V वर्सेस I का ग्राफ कैसे बनेगा, देखो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, सीधा ग्राफ। ये सीधा ग्राफ क्या डिपेक्ट करता है बच्चों, ये सीधा ग्राफ ये डिपेक्ट करता है कि जैसे जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया वैसे वैसे आपका करंट बढ़ता गया। मान लिया पोटेंशियल डिफरेंस आपका 2 था, तो आपके करंट की वैल्यू 4 हो गई। फिर आपने क्या करा, अपने पोटेंशियल डिफरेंस को 4 कर दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 8 हो गई। 4 के डिफरेंस से बढ़ रहा है। आपने अपने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 6 कर दी, तो बच्चों करंट की वैल्यू आपकी 10 हो गई, है ना। यहाँ से 2 से बढ़ा, यहाँ से 4 से बढ़ता गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि बच्चों जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा, जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा। 2 से 4 बढ़ रहा है तो भाई 2 से 4 बढ़ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं। तो ये हमारा V वर्सेस I का क्या हो जाता है, ग्राफ हो जाता है फॉर ओम्स लॉ। सिर्फ एक इसके लिए वैलिड है, फॉर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के लिए ही ये ग्राफ हमारा वैलिड होता है, ठीक है। जैसे आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि बच्चों इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस बताओ, है ना, इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस बताओ, तो भैया यहाँ पे आप V देख सकते हो, V की वैल्यू 6 है, I की वैल्यू 10 है, तो R इज इक्वल्स टू V बाय I। तो निकाल सकते हैं यहाँ से आप R की वैल्यू, R इज इक्वल्स टू V बाय I। तो R इज इक्वल्स टू 6 बाय 10, 0.6 ओम आपका आंसर आ जाएगा। ये ओम क्या होता है अभी समझाता हूँ थोड़ी देर में, है ना। तो चलिए ओम्स लॉ का हमारे ग्राफ हो गया। ओम्स लॉ ग्राफ कैसा होता है, मैं फिर से यहाँ पे बना के दिखा दूं आपको। ओम्स लॉ ग्राफ होता है एकदम सीधा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ना V और I आपस में, कि जैसे जैसे आप V बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका I बढ़ता रहेगा। देखो V के साथ I आगे बढ़ता जा रहा है। देखो इस पॉइंट में देखो V भी बढ़ रहा है, और इस पॉइंट में देखो I भी बढ़ रहा है। इस पॉइंट में देखो V आगे बढ़ गया, इस पॉइंट में देखो Y आगे बढ़ गया। यहाँ पे V आगे बढ़ रहा है, यहाँ I आगे बढ़ रहा है। देखो V और I आपस में साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि एक तरह, जैसे मान लो इस पॉइंट पे अगर सिर्फ V बढ़ जाता, I नहीं बढ़ता, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि अगर आप एक चीज को बढ़ा रहे हो तो दूसरी चीज भी उतना ही बढ़ेगी। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का I का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। कहानी तो आसान थी। अच्छा बच्चों एक और चीज होती है यहाँ पे, वैसे आपके ये चीज सिलेबस में तो नहीं है, बट मैं आपको बता दूं कि जो हर कंडक्टर होता है ना, हर कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। नॉट एवरी कंडक्टर फॉलोज ओम्स लॉ। ऐसे कुछ ही कंडक्टर होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, उनको हम बोलते हैं बच्चों ओमिक कंडक्टर। क्या बोलते हैं, ओमिक कंडक्टर, है ना। ओमिक कंडक्टर ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और जो नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। और ये जो ग्राफ है आपका, ये ग्राफ आपका सिर्फ ओमिक कंडक्टर्स के लिए ही वैलिड होगा, है ना, या फिर सिर्फ ओम्स लॉ के लिए वैलिड है ना। ओम्स लॉ के लिए वैलिड है। अभी आप टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। मैंने बताया कि भैया कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही आपका ओम्स लॉ फॉलो होता है। तो भाई इतनी कहानी हमको समझ में आ गई, मजा आ रहा है ना, चीजें आसान हो रही है। जिस चीजों को आज तक हम रट रहे थे आज वो समझ में भी आ रही है ना। रटोगे तो भाई कुछ नहीं होगा, रटने से क्या होगा, कुछ भी नहीं। कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट की गहराई में जाओ। चलो देखो यहाँ पे बच्चों, V इज इक्वल्स टू मेरा क्या हो गया, IR। R की बच्चों कहानी पढ़ेंगे अभी, रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं अपनी, रेजिस्टेंस। ये R क्या बला है, R क्या बला है बच्चों, रेजिस्टेंस डाल दो बच्चों कि भाई ये रेजिस्टेंस क्या होता है। चलो देखते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बच्चों पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जो रेजिस्टेंस होता है वो
पहली बात तो किसकी प्रॉपर्टी होती है? वो प्रॉपर्टी होती है बच्चों मटेरियल की। हर एक मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्ट करने का मतलब होता है अपोज करना, किसी भी चीज को अपोज करना। मान लो ये एक मोटरसाइकिल है, हाँ या ना, ये बहुत बढ़िया मैंने मोटरसाइकिल बनाई है, छोटी सी बना दी, मैं थोड़ी बड़ी सी बना देता हूँ। मान लो मेरी हायाबुसा है ना, मेरी हायाबुसा है, इसको मैं चला रहा हूँ बढ़िया करके, धूम मचाले टाइप्स है ना, मैं हायाबुसा चला रहा हूँ। और मान लो बीच में बच्चों आ गया स्पीड ब्रेकर, मान लो बीच में आ गया एक रोड है हमारी, है ना, यहाँ पे क्या आ गया, एक स्पीड ब्रेकर आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मुझे अपनी स्पीड को कम करना पड़ेगा, स्पीड को कम करना पड़ेगा ना भाई। अगर मैं तेजी चला दूंगा तो क्या पता मेरा टायर फट जाए, मेरा डिसबैलेंस हो जाए, है ना, नीचे गिर जाऊं। तो मुझे स्पीड में ब्रेक लगाना पड़ेगा, स्पीड को कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा? कम इसलिए करना पड़ेगा ताकि मैं ना गिर जाऊं। तो स्पीड ब्रेकर ने बच्चों क्या करा है? मेरी स्पीड को बच्चों अपोज करा है, मेरी स्पीड को अपोज करा है। ये एक ऑब्स्ट्रक्शन की जगह एक रुकावट की तरह यहाँ पे मेरी जिंदगी में, मेरे रास्ते में आ गया। मैं बहुत तेज जा रहा था, मजे से एकदम, मान लो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं चला रहा हूँ अपनी डुकाटी जो चला रहा हूँ, ठीक है मैं अपने 100 किलोमीटर की पर सेकंड पर आवर की स्पीड चला रहा हूँ। स्पीड ब्रेकर ने क्या करा? मेरा काम खराब कर दिया। तो जो मैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा था, अब मैं कहीं ना कहीं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आ चुका हूँ, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि ये स्पीड ब्रेकर में एक रुकावट की तरह मेरी जिंदगी में आ गया, एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह, एक ऑब्स्टिकल की तरह मेरी जिंदगी में स्पीड ब्रेकर आ गया है। तो रेजिस्टेंस भी कुछ ऐसा ही होता है बच्चों। अगर इसकी डेफिनेशन लिखें, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट बाय द मटेरियल it is a property of material which opposes the flow of charges, है ना। अभी लिखते हैं उसकी डेफिनेशन, पहले समझ लेते हैं ये होता क्या है। चलो लिख लेते हैं पहले। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल that which opposes the flow of charges। भैया जो फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज करे, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से आर से रेजिस्टेंस, आर से ये भी समझ जाओ बच्चों रुकावट। क्या है ये? रुकावट। ये रुकावट होती है। चार्ज फ्लो कर रहा है ना, मान लो आराम से चार्ज फ्लो कर रहा है, तो फ्लो कर रहा है तो ये जो रेजिस्टेंस होगा वो कहीं ना कहीं इसको रोकेगा। देखो कैसे रोकेगा, देखो चार्ज फ्लो देखो कैसे कम होता है। देखो मान लो मैंने यहाँ पे एक कंडक्टर बना दिया, बड़ा प्यारा सुंदर अच्छा एकदम भोला भाला कंडक्टर बना दिया, ठीक है। इस कंडक्टर से मैंने भैया कनेक्ट कर दिया सेल, है ना भाई। इलेक्ट्रॉन्स तो तभी मूव करेंगे ना जब तुम उसके अक्रॉस एक सेल लगाओगे। तुमने सेल लगा दिया, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। थोड़ा उल्टा लगाता हूँ, इस तरह ऐसे को लगाते हैं ना। ये मैंने सेल लगा दिया। मान लो इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है V, इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है V। अब क्या होगा बच्चों, जो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन सारे किस तरफ मूव करेंगे बच्चों? बताओ किस तरफ मूव करेंगे? जिस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन सारे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और बाकी का बचा करंट सारा नेगेटिव टर्मिनल, है ना। करंट यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल पे जाके एंड हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों होगा क्या, ध्यान से देखो। मान लो जैसे आपने सेल लगाया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर निकला और ये आगे बढ़ने लगा। क्या हुआ बच्चों? ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने एटम में से कूद के बाहर निकला। भाई इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर ही होंगे ना, हाँ। ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने एटम में से कूद के बाहर निकला और आगे बढ़ने लगा। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा बच्चों, पीछे छोड़ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। क्या छोड़ जाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा? ये एक पॉजिटिव चार्ज को पीछे छोड़ देगा। ये इलेक्ट्रॉन खुद तो बाहर निकल गया बट पीछे छोड़ दे पॉजिटिव चार्ज। ऐसी सेम कहानी पीछे वाले इलेक्ट्रॉन के पास भी होगी। क्या होगा कि भाई ये भी अपने इलेक्ट्रॉन एटम से निकलेगा और आगे की तरफ बढ़ेगा।
एटम में से इलेक्ट्रॉन निकला और आगे की तरफ बढ़ा। अब बच्चों आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते क्या होगा, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहीं ना कहीं इस पॉजिटिव चार्ज के पास तो नहीं जा रहा। ओहो, ये देखो इलेक्ट्रॉन जो है कहां चला जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज के पास। मान लो बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन यूं जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज के पास आके रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया नेगेटिव पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करते हैं मतलब ये पॉजिटिव चार्ज बोलेगा इस इलेक्ट्रॉन से कि भाई साहब मैं तो नहीं जाने दूंगा आज आपको, आज मैं आपको पकड़ के रहूंगा, है ना। ये कहीं ना कहीं देखो बच्चों जो पॉजिटिव चार्ज है इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को खराब कर रहा है, फ्लो को खराब कर रहा है कौन? ये पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को बच्चों हम कर्नल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम कर्नल्स भी बोलते हैं, है ना। ऐसे देखो बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे, बहुत सारे नेगेटिव चार्ज होंगे, है ना। ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है आगे की तरफ, है ना। तो एकदम से क्या होगा, एक गड्ढा समझ लो, गड्ढे की तरह है। एक गड्ढे में जाएगा, स्पीड कम होगी, फिर आगे बढ़ेगा, फिर ऐसे एक और कर्नल मिलेगा, ऐसे ही एक और कर्नल। भाई बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे तो बहुत सारे कर्नल्स होंगे। ऐसे ही बहुत सारे कर्नल मिलेंगे, ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन टकरा के यहां तक पहुंचेंगे। तो इस टकराने को, इस रुकावट को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? इस रुकावट को ही हम बोल देते हैं, इस प्रॉपर्टी को ही हम बोल देते हैं रेजिस्टेंस। बात समझ में आई बच्चों? नहीं आई? क्या बोला कि भाई ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये एक रुकावट की तरह यहाँ पे पेश हो गया। इलेक्ट्रॉन पीछे से अच्छा खासा भला आदमी, भला इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ आ रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज उसको अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, देखो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ने उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, बट इलेक्ट्रॉन छूट के जाना चाह रहा है। कहता मेरे को जान दो यार प्लीज, बट वो पॉजिटिव चार्ज को जाने नहीं देगा। बट कैसे करके इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव चार्ज को छोड़ के आगे निकल जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज बच्चों क्या क्रिएट कर रहा है यहाँ पे? रेजिस्टेंस। एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है फ्लो में, एक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है फ्लो में, एक फ्लो में रुकावट की तरह आ रखा है। कौन? हमारा रेजिस्टेंस। किसकी वजह से? इन कर्नल्स की वजह से। तो आज बात समझ में आई कि रेजिस्टेंस क्या होता है? क्लियर हुआ बच्चों? रेजिस्टेंस होता क्या है? इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट बाय द कर्नल्स इन अ कंडक्टर व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज। और ये बच्चों प्रॉपर्टी किसकी होती है? ये प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। देखो हर मटेरियल का अपना अपना रेजिस्टेंस होगा। हर जैसे कॉपर की वायर है, कॉपर की वायर का अपना अलग रेजिस्टेंस होगा, है ना भाई। एल्यूमिनियम की वायर है, इसका अपना अलग रेजिस्टेंस होगा, है ना। और एक और बात बता दो बच्चों, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस, है ना। तो टेम्परेचर भी चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। बट टेम्परेचर का फैक्टर हमें अभी नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ना है, तो उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। 12वीं क्लास में जब आप आ जाओगे अच्छे से 10वीं क्रॉस करके, है ना, आओगे नहीं आओगे? है 10वीं पार होगी नहीं होगी? 12वीं तक हम पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? पहुंचोगे और बहुत अच्छे से पहुंचोगे। बस ध्यान डाल के पढ़ाई करो, सब हो जाएगा, ठीक है भाई। तो रेजिस्टेंस समझे, एक रुकावट की तरह ये होती है ना। और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? मटेरियल की। हर एक मटेरियल का अपना अपना रेजिस्टेंस होगा। जैसे हर एक इंसान का अपना अलग अलग मूड होता है ना, वैसे ही हर एक मटेरियल का अपना अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। किसी का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, किसी का रेजिस्टेंस कम होता है। जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें रुकावटें ज्यादा आएंगी, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें रुकावटें कम आएंगी। अब मानो, अब एक बात मुझे बताओ, चार्ज कहाँ ज्यादा फ्लो करेंगे? जहां रेजिस्टेंस ज्यादा हो चार्ज, या जहां रेजिस्टेंस कम होगा? रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब रुकावट ज्यादा। तो क्या उस टाइम पे चार्ज फ्लो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना। रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब भैया रुकावटें ज्यादा, कर्नल ज्यादा, तो क्या वो फ्लो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और जहां रेजिस्टेंस कम, वहां पे इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने में हमारा रेजिस्टेंस भी कहीं ना कहीं खेल खेलता है, ठीक है। आओ बच्चों बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी प्रॉपर्टी है ना मटेरियल की। तो जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों, इसकी एसआई यूनिट, मतलब जिसको उसको नापते हैं, एसआई यूनिट जो उसकी होती है वो बच्चों होती है ओम। क्या होती है इसकी? ओम, OHM। ऐसे OHM लिख दो। तो ओम इसको बनाते थोड़ा ऐसे से, है ना, ऐसे बनाते हैं इसको थोड़ा बल्ब की तरह।
है ना। तो भैया रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, ये हमारा रेजिस्टेंस होता है, ये इसकी एसआई यूनिट होती है। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ओम इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम होती है ना। और ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अभी बताऊंगा कि मटेरियल का रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, किन किन फैक्टर्स पे हमारा रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, वो सारी चीजें मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। चलो ये कहानी हमको समझ में आ गई, है ना, ये कहानी हमको समझ में आ गई। चलो इसी कहानी पे एक क्वेश्चन बना लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है कि a charge of, देखो बच्चों, a charge of 4 coulomb is flowing through a conductor in 8 seconds. In 8 seconds, a charge of 4 coulomb is flowing through a conductor in 8 seconds when ऐसे समझ लो 10 volts of potential difference, 10 volts of potential difference, 10 volts of potential difference is applied through the ends of a conductor। हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, यहां पे हमें फाइंड करना है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, क्या बोल रहा है, चार्ज ऑफ 4 coulomb is flowing through a conductor in 8 seconds when 10 volt of potential difference is applied through the ends of a conductor, find the resistance of the conductor। भैया कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है। चलो पॉज करो और ट्राई करो अच्छे से, है ना, मुझे पता है हो जाएगा तुमसे, हो सकता है तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। करो बच्चों करो, है ना, कर सकते हो तुम बच्चों, कर सकते हो। चलो करो 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 वो तो आपने कर लिया है, बहुत अच्छी बात। नहीं करा तो भैया देखो कैसे करना है। क्या बोल रहे हैं, अ चार्ज ऑफ 4 coulomb इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 8 सेकेंड्स, है ना, 8 सेकेंड से एक चार्ज coulomb का चार्ज फ्लो कर रहा है। तो हमें यहाँ पे देख क्या रखा है, देखो चार्ज दे रखा है 4 coulomb, हाँ जी सर बहुत बढ़िया बात है। समय दे रखा है, टाइम दे रखा है, टाइम बहुत बढ़िया बात है ना, टाइम दे रखा है हमें 8 सेकेंड्स, ठीक है सर। और क्या दे रखा है हमें दे रखा है बच्चों 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, तो V भी हमें दे रखा है बच्चों 10 वोल्ट। निकालना क्या है हमें, R निकालना है। चलो तो R का वजह हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा बच्चों, V इज इक्वल्स टू I R ये पढ़ा है ना हमने, V इज इक्वल्स टू I R। अगर आपको V पता है, I पता है, तो आप इजीली R निकाल लोगे, है ना। बट हमें देखो V तो पता है हमें 10, I नहीं पता, क्योंकि I मैंने कहीं यहाँ पे दे नहीं रखा, चार्ज दे रखा है, समय दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, R तो हमने निकालना ही। अब I नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम I निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, I इज इक्वल्स टू बच्चों Q/T होता है, आपको पता है, I इज इक्वल्स टू Q/T होता है। Q क्या होता है बच्चों, यहाँ पे मेरा चार्ज जो कि होगा 4 coulomb, टाइम कितना रखा बच्चों 8 सेकेंड, 4 से 8 कटा बच्चों, I की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 एम्पियर। तो बच्चों यहाँ पे करंट आ गया मेरा आधा एम्पियर, करंट आ गया मेरा आधा एम्पियर। तो अब मैं करूंगा करंट की वैल्यू को यहाँ पुट करूंगा, V कितना है मेरा 10 वोल्ट, 10 इज इक्वल्स टू 1/2 इनटू R, 2 पर गया तो बच्चों 20 ओम इज द रेजिस्टेंस। तो बच्चों रेजिस्टेंस कितनी आ गई मेरी, देखो 20 ओम आ गई। तो कुछ नहीं करा, बस वही कुछ पुराने किसी पोटेंशियल जो फॉर्मूला थे उनको यूज करा, थोड़ा दिमाग लगाया और कैलकुलेशन करी जो कि तुम्हें आती है, और आंसर हमारा हमारे मुंह के सामने प्रेजेंट हो गया।
कहानी समझ आ रही है बच्चों, कहानी समझ आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस, और जो रेजिस्टेंस पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, है ना। अभी फैक्टर बताऊंगा कि कैसे कैसे फैक्टर्स पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, मजा आएगा अभी क्वेश्चन करने में। ये तो बहुत छोटे मोटे क्वेश्चन है, ये तो आपके एनसीईआरटी में वैसे ही मिल जाएंगे भाई, एनसीईआरटी में वैसे बताए क्वेश्चन है, हम करवा भी देंगे, दिक्कत मतलब, है ना, ऐसा नहीं हम करवाएंगे, करवा भी देंगे, वैसे छोटे मोटे ही चीजें, है ना। ज्यादा कोई ऐसा खतरनाक सा सवाल इस पे अभी तक नहीं बना है, आगे बनेगा, ऐसा भी नहीं कि नहीं बनेगा, आगे बनेगा, बनेगा आगे, है ना। जब सीरीज में आएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएंगे, वहां पे हम चीजों को पढ़ेंगे तो और भी खतरनाक क्वेश्चन बनेंगे और आपको उन क्वेश्चंस करवाएंगे भी। चलो बच्चों, तो अब हम देखते हैं बच्चों कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे आप अपने घर वालों पे डिपेंड करते हो, है ना, वैसे ही रेजिस्टेंस भी किन्हीं किन्हीं चीजों पे डिपेंड करता है कि आप इन चीजों को चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। इन चीजों को चेंज करो तो रेजिस्टेंस भी चेंज। जैसे मान लो आप आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका एक टाइम टेबल बना हुआ है, तो आप उस टाइम टेबल पे आपकी पढ़ाई डिपेंड करती है, बट जैसे ही आपने अपना टाइम टेबल चेंज करा तो आपकी पढ़ाई भी उससे इफेक्ट हो गई, है ना। तो वैसे ही रेजिस्टेंस भी जो होता है वो कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। एक कंडक्टर है ना, मान लो एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के साथ मैं कुछ छेड़खानी करूंगा, उसकी लंबाई घटाई मतलब कुछ करूंगा इसके साथ, जिससे इसकी रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ जाएगा। जो ये रुकावट क्रिएट करता है ना चार्जेस के लिए, ये जो रुकावट क्रिएट करता है चार्जेस के लिए, उस पर फर्क पड़ेगा। रेजिस्टेंस का मतलब याद रखना कि रुकावट, रेजिस्टेंस का मतलब याद रखना बच्चों रुकावट, रुकावटें क्रिएट होनी थी, रुकावटें। तो बच्चों लिखो फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑन विच resistance of a conductor depends, है ना। तो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो जो बच्चों सबसे पहली चीज है, जो सबसे पहला फैक्टर है जिसपे हमारा कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वो होता है बच्चों लेंथ ऑफ द कंडक्टर। वो क्या होता है हमारा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कि भाई लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे मेरा जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। देखो कैसे करता है, थोड़ा देखो, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। देखो मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है ना, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब जानते हो ना, रेजिस्टेंस का मतलब चार्जेस का फ्लो कम हो जाना, धीरे हो जाना, कुछ रुकावट आ जाना। चार्जेस के फ्लो में कुछ रुकावटें आ जाना, कुछ कम हो जाना उसके फ्लो का, चार्ज का फ्लो, है ना, चार्ज का फ्लो कुछ कम हो जाना। अब वो करा क्या मैंने, ये मेरी इसकी लेंथ मान लो आर एल है, क्या है इसकी लेंथ मेरी, कैपिटल एल, और सॉरी स्मॉल एल, स्मॉल क्या क्या बोले जा रहा हूँ, इसकी लेंथ मेरी है स्मॉल एल। अब हमने क्या करा बच्चों, ध्यान से देखो, हमने क्या करा, मैंने इसकी लेंथ को बढ़ा दिया, मैंने इसकी लेंथ में मेरा बच्चों बढ़ा दिया। जब मैं बढ़ाऊंगा तो भाई ये क्या हो जाएगी, पतली, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, पतली हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, पतली होगी नहीं होगी, देखो ना ये पतला होगा। पहले इतना मोटा था, जैसे मैंने लेंथ बढ़ाई तो इसकी जो इसका मोटापा कम हो गया। अब एक चीज देखो, मान लो एक पतली सी गली है और एक चौड़ी सी गली है। अगर एक मोटरसाइकिल या कार, जो भी व्हीकल है, वो आराम से मूवमेंट किस में कर पाएगा, इस वाले में कि इस वाले में, बताओ। इस वाले में आराम से मूवमेंट कर पाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे एरिया ज्यादा है, लेंथ कम होने से क्या हो गया, एरिया ज्यादा है ना। बट जैसे ही मैंने इसका रास्ता छोटा कर दिया, पतला कर दिया, लेंथ बढ़ा देंगे, तो लेंथ बढ़ाने पे क्या हुआ, लेंथ बढ़ाने पे इसका एरिया कम हो गया। तो इलेक्ट्रॉन यहां ज्यादा इजीली फ्लो करेंगे यहाँ पे, तो बच्चों इजीली ज्यादा यहाँ फ्लो करेंगे। अब यहाँ पे इजीली फ्लो कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे रुकावट है कि नहीं है, रुकावट ही नहीं है। रुकावट कहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे रुकावट ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि भैया लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ गया है।
यहाँ पे लेंथ कम थी, यहाँ पे लेंथ ज्यादा है, तो भैया यहाँ से यहाँ तक लेंथ बढ़ गई तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाता है ना। रुकावटें बढ़ गई हैं, रुकावटें बढ़ गई हैं, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ चुका है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे लेंथ, सॉरी जैसे जैसे लेंथ बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस उसकी बढ़ती रहेगी, है ना। यहाँ पे देखो लेंथ बढ़ा दी है, गली पतली हो गई है, गली पतली हो गई है, मोटा सा छोटा सा इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, उसको रुकावट का सामना करना पड़ेगा। जितनी ज्यादा रुकावट उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। चलो बच्चों दूसरी चीज देखते हैं, आ जाओ। दूसरी चीज, पहली चीज तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरी देखो इसी से रिलेटेड है। दूसरा हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से भी हमारा बहुत फर्क पड़ता है बच्चों रेजिस्टेंस में। यह देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना, ये वाला, ये आखिरी वाला है ना, जहां से चार्ज बाहर निकलेगा, फ्लो करके जहां से चार्ज बाहर निकले, मतलब ओपनिंग, ये ओपनिंग मान लो या ये एंडिंग मान लो, या एंडिंग मान लो ये ओपनिंग मान लो। भाई चार्ज यहां से फ्लो करता हुआ यहां जाएगा, जाना तो उसको ये छेद से, देखो ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये होता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला और ये वाला पार्ट हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है। तो बच्चों मान लो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं बढ़ा दूं, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने एक यहाँ पे ऐसे बढ़ा रखा है ना, ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। ये मुझे बताओ, पहली बात तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किस में से निकलेंगे, यहां से कि यहां से, यहां वाले से, यहां वाले से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। बच्चों बताओ पहली बात, एरिया किससे ज्यादा है, इसका कि इसका। भाई आपको पता चल गया इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया कम है। अच्छा एरिया जिसका ज्यादा है उसमें से इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल रहे हैं कि कम निकल रहे हैं, ज्यादा निकल रहे हैं। इजीली किसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहां से निकलेंगे, यहां से निकलेंगे, भाई यहां से इजीली निकलेंगे, इजीली इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इजीली चार्जेस निकलेंगे, इसका मतलब इजीली चार्जेस निकलेंगे, इसका मतलब इजीली चार्जेस निकलेंगे, इसका मतलब बच्चों यहाँ पे मूवमेंट ऑफ चार्जेस बड़े बढ़िया से हो रहा है, इजीली निकल रहे हैं ना। तो यहाँ पे रुकावटें हैं ही नहीं, दिक्कत परेशानी दुख दर्द पीड़ा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। चार्जेस को दुख दर्द पीड़ा इसके अंदर है कि इसके अंदर है, इसके अंदर तो नहीं है। तो यहां पे बताओ बच्चों रेजिस्टेंस ज्यादा होगी कि कम होगी। मैंने क्या करा, मैंने एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये ले लिया और एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये ले लिया, ये वायर का ही है, देखो ये वायर है ना, चलो देखो यही वायर को ले लेते हैं, एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसा है ना, और एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो ऐसा, ठीक है। तो इजीली इलेक्ट्रॉन्स कौन से क्रॉस सेक्शनल एरिया से बाहर निकलेंगे, इस वाले से कि इस वाले से। यहाँ देखो यहाँ बहुत जगह है, आराम से फैल के निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, दबा के, है ना, दबा के इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएंगे। यहाँ पे देखो गुचकुची हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स में, गुचकुची होगी नहीं होगी, यहाँ पे देखो खिचक खिचक खिचक। मान लो एक छोटा सा गेट है ना, एक छोटा सा गेट है और एक बड़ा सा गेट है ना, और मान लो 10 लोग एक साथ निकलना है, तो इजीली कहाँ निकल पाएंगे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। भाई ये बड़ा गेट है, ये छोटा गेट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एरिया जितना बड़ा हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स उतनी इजीली फ्लो कर रहे हैं। इजीली फ्लो कर रहे हैं मतलब रुकावट ज्यादा है कि कम है, कम है। तो मैं बोल सकता हूं कि भैया रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कि भैया जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे उतना रेजिस्टेंस घटेगा, जितना रेजिस्टेंस घटाओगे उतना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा। तो ये एक चीज ये होगी बच्चों, एक चीज ये होगी जिसपे हमारा रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड करता है। एक होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक होता है बच्चा हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज देख लो भाई यहाँ पे, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, है ना। नहीं दिख रहा यहाँ पे तो फिर एक मैं काम करता हूँ। तीसरी चीज देखो, अच्छी चीज है, छोटी चीज है। तीसरी चीज जिस पे डिपेंड करता है, थर्ड थिंग होती है बच्चों आपकी नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल, कि भैया किस नेचर का आपने जो मटेरियल, जो रॉडे हैं, जो छोटी लंबी मोटी पतली रॉडे हैं, इनका नेचर क्या है।
ठीक है, नेचर पे बहुत डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस, है ना। जैसे 3 इंसान है, कोई खुश रहता है, कोई दुखी रहता है, कोई उदास है, कोई गुस्से में रहता है। तो देखो तीनों का नेचर अलग है ना, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन। वैसे ही यहाँ पे हर मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग होगा, तो मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। इसी मटेरियल को हम बोल देंगे बच्चों रो। रो क्या होगी मेरी? रेजिस्टिविटी। क्या होगी? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, है ना। हर मटेरियल की अपने अपने रेजिस्टिविटी होगी। रेजिस्टिविटी होने का मतलब क्या होगा? रेजिस्टिविटी होने का मतलब वो नेचर बता रहा है मटेरियल का। तो जो हम क्या करते हैं ना, इन सब चीजों को जोड़ देते हैं। आगे कैसे जोड़ेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे। तो मैं मिटा देता हूँ, है ना, मिटा देता हूँ, मिटा देता हूँ, मिटा देता हूँ, है ना, है ना। आओ देखो, तो क्या होगा? R is directly proportional to L and R is inversely proportional to 1/A। तो देखो लेंथ पे भी डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो प्रोपोर्शनैलिटी को एक साथ ले लेते हैं, तो R is L/A। अब बच्चे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो बच्चों किसका साइन लगेगा यहाँ पे? रो, L/A। रो क्या होता है बच्चों? रेजिस्टिविटी। रो क्या होता है बच्चों? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है? इट इज द नेचर ऑफ द मटेरियल, या फिर प्रॉपर्टी नेचर ऑफ द मटेरियल की। भैया ये एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो होती है फिक्स रहती है, तभी यहाँ पे मैंने इसको एज अ कांस्टेंट भी ट्रीट करा है, एज अ कांस्टेंट भी ट्रीट करा है। रेजिस्टिविटी जो होती है ना, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल होती है, वो कांस्टेंट होती है ना। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं ना, तो कांस्टेंट की जगह मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? रो, RHO। एंड व्हाट इज रो? रो इज द रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये हर मटेरियल के लिए फिक्स रहती है। जैसे एल्यूमिनियम की वायर के लिए, है ना, कॉपर की वायर के लिए, है ना, किसी भी वायर के लिए, कॉपर एल्यूमिनियम की वायर ले लो भाई, कॉपर की वायर ले लो, है ना भाई, अंडे ले लो, अदरक ले लो, घिया तोरी, कुछ भी ले लो यार, उसके लिए रेजिस्टिविटी क्या रहेगी? उसके लिए रेजिस्टिविटी आपकी कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी। रेजिस्टिविटी विल बी कांस्टेंट फॉर ईच एंड एवरी मटेरियल। हर मटेरियल की अपनी अपनी, जैसे कॉपर की दो मान लो, है ना, इसकी यूनिट भी होती है। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है बच्चों, और रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है बच्चों SI यूनिट होती है ओम मीटर। ओम मीटर देखो कैसे है इसकी यूनिट? R इज इक्वल्स टू रो L/A है, तो रो इज इक्वल्स टू LA/R हो जाएगा, है ना। ये लेंथ है, लेंथ को हम नापते हैं मीटर्स में, लेंथ की SI यूनिट होगी मीटर, है ना। सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? अरे गलत हो गया। RA/L, RA/L, ठीक है, RA/L। तो बच्चों R की रेजिस्टेंस रो, ये हो गया बच्चों हमारा मीटर स्क्वायर में, और नीचे देखो लेंथ है, लेंथ की होती है मीटर में। मीटर से मीटर कटा, क्या बचा? ओहम मीटर। ओ भैया ओहम मीटर ही तो क्या होता है? रेजिस्टिविटी की SI यूनिट। व्हाट इज ओहम मीटर? रेजिस्टिविटी की SI यूनिट होती है ना। तो ये सारी कहानी हमारी बनती है फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। अब इसमें देखो बच्चों बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं कि अगर मैं लेंथ बढ़ा दूं तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा, अगर मैं लेंथ घटा दूं तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा, है ना। ये सारी कहानी हमारी बनेगी अभी थोड़ी देर में, है ना। तो मेरे ख्याल से आपका 1 घंटे का लेक्चर अभी हो चुका है ना। अब उस पर भी और क्वेश्चन कराऊंगा तो वीडियो की लेंथ और बढ़ जाएगी, 1.5 घंटा 1 घंटा 40 मिनट। वैसे ही आप थक जाते होगे, है ना, मेरे बड़े बड़े लेक्चर देख के, बोरिंग बोरिंग से लेक्चर। तो भाई बोर नहीं होना है। देखो एक चीज याद रखना, जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा बोर करती है वही तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट होती है। ये चीज याद रखना, जो चीज तुम्हें बोरिंग लगे ना, देखो पढ़ाई बोरिंग लगती है, मेहनत करना बोरिंग लगता है, बहुत चीज ऐसी लाइफ में होती है जो तुम्हें बोरिंग लगती है बट हमेशा बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि वही बोरिंग चीज है ना आपको एक जगह सक्सेसफुल बनाएगी। ठीक है, आपको बहुत सक्सेसफुल बनाएगी, वही बोरिंग चीजें आपको सक्सेसफुल बनाएगी, है ना। तो 54-55 मिनट का आपका 54-55 मिनट का जो आपका वीडियो हो गया है, ठीक है। तो इसको यहीं पे रोकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर पढ़ना, ठीक है। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और बहुत बढ़िया से पढ़ो, बोर्ड को फोड़ दो। चलो बच्चों मिलते हैं, बाय बाय।